चलिए, तो लास्ट टर्म पे हमने आपको मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड कराया था, जिसका फॉर्मूला आया था B = μ0 Ni। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि एंड पे, किनारे पे पूछ लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ऐसे ही हैशटैग बना के लिख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी at the ends, magnetic field intensity at the ends, magnetic field intensity at the ends of current carrying long solenoid, magnetic field intensity at the ends of current carrying long solenoid, magnetic field intensity at the ends of current carrying long solenoid is given by ऐसे लिख लेना बेटा। ठीक है, B end is equal to B center by 2। दैट इज कहने का मतलब हुआ कि एंड पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो 1/2 टाइम्स ऑफ μ0 Ni होती है। ठीक है, तो लास्ट टर्म तक हमने सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड का फॉर्मूला कराया था, B = μ0 Ni। पॉइंट टू बी नोटेड, सिर्फ मैग्नीट्यूड कराया था, डायरेक्शन निकालना बता दिया था, लिखवाया नहीं था। याद है क्या किया था उसमें कि करंट की डायरेक्शन में सोलेनॉइड को क्या कर लीजिए, ग्रिप कर लीजिए, तो आपका जो राइट हैंड का थंब होता है वो क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो मैं अब लिखवाए दे रहा हूं, क्लियर, हेडिंग डालिए, method of finding direction of magnetic field intensity, method of finding direction of magnetic field intensity at any point, method of finding magnetic field intensity, direction of magnetic field intensity, method of finding direction of magnetic field intensity at any point along the axis of current carrying long solenoid, along the axis of current carrying long solenoid। ठीक है, मैं एक बार फिर से डिमॉन्स्ट्रेट कर दे रहा हूं, फिर लिखिएगा। ठीक है, अभी लिखिएगा नहीं। मैंने कल भी आपको बताया था कि मान लीजिए कि मेरे पास एक सोलेनॉइड है। ठीक है बेटे, सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड में क्या होता है कि हमारे पास एक इंसुलेटिंग सिलेंडर होता है। ठीक है, चाहे वो फाइबर का हो, चाहे वो कार्डबोर्ड का हो, किसी भी चीज का हो, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर एक तार लपेट देते हैं। तार लपेट देते हैं और करंट को फ्लो कराते हैं। करंट को फ्लो कराने के लिए आप इसको चाहे सेल से या बैटरी से, जिससे चाहे उससे कनेक्ट कर दें। ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। करंट ऐसे फ्लो करेगी, तो करंट जब ऐसे जाएगी तो करंट ऐसे जाएगी, घूम के पीछे से आएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर घूम के पीछे से आएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर घूम के पीछे से आएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर घूम के इधर आ जाएगी, आई, और ये अल्टीमेटली आई, ऐसे हो जाएगा। तो व्हाट इज द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड? सोलेनॉइड की एक्सिस ये होगी। ठीक है, बहुत कायदे से देखिएगा, क्योंकि कभी कभी बोलते हैं फला फला चीज जो है वो सोलेनॉइड की एक्सिस के साथ इतना एंगल बना रही। बात तो समझिएगा, क्वेश्चन में अगर ये कह दिया जाए कि कोई चीज सोलेनॉइड की एक्सिस के साथ इतना एंगल बना रही है, तो सोलेनॉइड की एक्सिस कहने का मतलब है कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन। समझे? क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अराउंड द एक्सिस ही होगी। देखिए बताते हैं क्या तरीका बताया था मैंने कल, कि हम करंट की डायरेक्शन में राइट सोलेनॉइड को ग्रिप कर लेंगे राइट हैंड से। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट वी विल ग्रिप द सोलेनॉइड इन आवर राइट हैंड। ठीक है, तो ऐसे ग्रिप कर लिया। थंब किधर आया? इस तरफ। यानी कि आप कोई भी पॉइंट ले लो, मैं कहता हूं यहां वाला, तो भैया इस तरफ है डायरेक्शन। मैंने यहां ले लिया एंड पे, तो एंड पे भी डायरेक्शन किधर होगी?
इधर हो गई। सेंटर पे पूछा तो किधर हो गई, सेंटर पे भी इधर ही हो गई। इस एंड पे पूछा तो किधर हो गई, ये भी इधर ही हो गई। इधर पूछा तो किधर हो गई, ये भी इधर ही हो गई। आई बस समझ में। यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होती है किसकी, सोलेनोइड की, वो हमेशा अलोंग द एक्सिस होती है। तो अगर आपसे कोई कह दे कि फला फला चीज ने, किसी चीज ने सोलेनोइड की एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बनाया, इसका मतलब उस फला फला चीज ने मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री एंगल बनाया। नहीं समझे बात को? यानी आप अब से अपने दिमाग में क्या बसा के रखेंगे कि सोलेनोइड का एक्सिस ही सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, राइट? अब वो किस तरफ है, इस तरफ या इस तरफ, वो मैंने आपको बता दिया है। क्या करना है, सोलेनोइड को करंट की डायरेक्शन में ग्रिप कर लेना है। तो थंब आपका बता देगा, ठीक है? तो लिखिए, इफ वी ग्रिप the solenoid in our right hand, if we grip the solenoid in our right hand along the direction of current along the direction of current along the direction of current, comma, then the stretched thumb of right hand, comma, then the stretched thumb of right hand, stretched thumb of right hand will show, stretched thumb of right hand will show direction of magnetic field intensity due to current carrying long solenoid, will show the direction of magnetic field intensity of current carrying long solenoid along the axis of the solenoid, along the axis of the solenoid, along the axis of the solenoid। ठीक है, ये डायग्राम बना लीजिए प्लीज। चले हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का 4.8 है, ठीक है? क्वेश्चन लिखिए, देखिए, a closely wound solenoid 80 centimeter long, a closely wound solenoid 80 centimeter long has 5 layers of windings, of 400 turns, 5 layers of windings of 400 turns each, 400 turns each, full stop. The diameter of solenoid is 1.8 centimeter, if the current carried is 8 ampere, full stop. Estimate the magnitude of B vector, कैपिटल B के ऊपर वेक्टर का साइन, estimate the magnitude of B vector inside the solenoid near its center, चलिए फटाक से सॉल्व कर देते हैं, ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे। सबसे पहली बात तो आप प्लीज जहां पे मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है उसको अंडरलाइन कर लेंगे। यानी इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा गया है, डायरेक्शन नहीं पूछा गया है।
सवाल को हौले हौले पढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। एक क्लोजली वाउंड सोलेनोइड है 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेंथ जो है वो 80 सेंटीमीटर है, बहुत अच्छी बात है। इसमें 5 लेयर हैं, नंबर ऑफ लेयर, वाइंडिंग्स की जो लेयर्स हैं, लेयर्स जो हैं इसमें 5 हैं, 5 लेयर हैं वाइंडिंग्स की, हर लेयर में 400 टर्न है। नंबर ऑफ टर्न्स इन ईच लेयर, नंबर ऑफ टर्न्स इन ईच लेयर जो है वो कितने हैं, 400 हैं। तो अगर देखा जाए तो इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ गए, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू 5 इंटू 400, कुल मिला कितना हो गया, 2000 टर्न्स आ गए। चलो बहुत अच्छी बात है। जो डायामीटर है, डायामीटर जो है 1.8 सेंटीमीटर है। चलो इन दोनों को भी पकड़ लेते हैं। अगर इन दोनों को ध्यान से देखा जाए तो क्या समझ में आ रहा है कि जो लेंथ है वो काफी बड़ा है इन कंपैरिजन टू डायमीटर। लेंथ इज 80 सेंटीमीटर, डायमीटर इज 1.8 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ दैट इज सोलेनॉइड इज लॉन्ग, सोलेनॉइड इज लॉन्ग, इसलिए म्यू नॉट एन आई का फॉर्मूला लग सकता है। हमने कल जब पढ़ाया तो हमने बोला था ना, ये चेक करना इंपॉर्टेंट है कि सोलेनॉइड लॉन्ग है कि नहीं लॉन्ग है। ठीक है, ये अलग बात है कि अपने सिलेबस में लॉन्ग सोलेनॉइड ही है, लेकिन मेरा बताने का कर्तव्य था सो मैंने बता दिया। ठीक है, यानी कि अब आगे बढ़ जाते हैं। तो इन्होंने कहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लीजिए। कहां पे, नियर इट्स सेंटर, यानी सेंटर पे ही निकालना है। क्लियर? तो जब आप बचपन में छोटे थे तो फॉर्मूला आपने पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड इज म्यू नॉट एन आई। पॉइंट टू बी नोटेड। अभी हमें कैपिटल एन पता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन होता है। ठीक है, तो हमें पहले इस फॉर्मूले को ब्रेक करना पड़ेगा कैपिटल एन में। म्यू नॉट स्मॉल एन का मतलब होता है कैपिटल एन अपॉन एल। मैंने कहा था डेरिवेशन करते वक्त कि याद रखना इस बात को। स्मॉल एन मतलब कैपिटल एन बाई एल, और ये हो गया आई। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, म्यू नॉट की वैल्यू, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू अगर 10 टू द पावर -7 होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू अगर 10 टू द पावर -7 होती है तो म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 होती है। राइट? तो ये हो गया 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, एन की वैल्यू हो गई 2000। लेंथ ऑफ एल होता है यहाँ पे लेंथ ऑफ सोलेनॉइड विच इज 80 सेंटीमीटर। तो 80 सेंटीमीटर 0.8 मीटर हो गया। क्या दिक्कत है? ठीक है, और बाकी आई कितना है, आई का वैल्यू दिया था इस क्वेश्चन में 8 एम्पियर। तो ये हो गया हमारा 8। ठीक है भैया, 8 के 8, तो कुल मिला के आंसर आ गया 2.5 गुणे 10 की घात -2 टेस्ला। ओके, नोटेड डाउन। अगला प्रश्न लिखिए। अ सोलेनॉइड 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, a solenoid 50 centimeter long and 1.4 centimeter, a solenoid 50 centimeter long and 1.4 centimeter in mean radius, in a solenoid comma 50 centimeter long and 1.4 centimeter in mean radius comma has 4 layers of windings, has 4 layers of windings of 350 turns each, of 350 turns each, full stop. It carries a current of 6 ampere, it carries a current of 6 ampere, full stop. Estimate magnetic field near the center of the solenoid. Estimate the magnetic field near the center of the solenoid and
estimate the magnetic field near the center of the solenoid and the ends. चलिए बताते हैं सॉल्यूशन। देखिए इसमें लिखा है 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड 50 सेंटीमीटर है। जो मीन रेडियस दे रखा गया है वो आपको दे रखा गया है कितना, 50 सेंटीमीटर। उसके बाद मीन रेडियस 1.4 सेंटीमीटर है, सॉरी 1.4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो डायमीटर हो गया वो 2.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। इन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो सिचुएशन है उसमें लेंथ जो है वो काफी बड़ी है इन कंपैरिजन टू डायमीटर से, इसलिए हम कह सकते हैं इंप्लाइज दैट सोलेनॉइड इज लॉन्ग, इट इज लॉन्ग सोलेनॉइड। अब हम आगे की बात करते हैं। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड जो निकालनी है वो सेंटर पे भी निकालनी है और किनारों पे भी निकालनी है। सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो निकाल लो म्यू नॉट एन आई करके, किनारे पे जो आएगी वो उसकी आधी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या क्या दिया गया है, 4 लेयर है और 350 टर्न है, यानी कुल मिला के 350 × 4। अब तो समझ गए होगे डायरेक्टली। एन हो गया, क्या हो गया कि ये 7 दूनी 1400 टर्न हो गया, है ना। उसके बाद आई की वैल्यू जो है वो 6 एम्पियर हो गई है और बाकी बस जय। तो निकालें तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷। एन की वैल्यू कैपिटल एन अगर 1400 है अपॉन एल की वैल्यू कितनी 50 सेंटीमीटर यानी 0.5 हो जाएगा। और आई का वैल्यू 6 एम्पियर है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो सॉल्व होकर आ जाएगी वो आ जाएगी 2.1 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला। ठीक है, ये आंसर आ गया सेंटर वाले, क्योंकि एंड पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सेंटर वाले की बाय 2 हो जाती है। इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड इज इक्वल टू, ये डिवाइड हो जाएगा तो 2.1 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 2 इज इक्वल टू 1.05 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला। इसमें भी सिर्फ, इसमें देखिए केवल मैग्नीट्यूड नहीं पूछा गया था। ठीक है, तो डायरेक्शन में आप लिख देंगे along the एक्सिस, क्योंकि इनमें डायग्राम बना के नहीं दिया गया है। अगर डायग्राम बना के देते तो हम फिर ये भी बता देते कि एक्सिस में किधर से किधर। चलिए अब हम लोग करेंगे एप्लीकेशन नंबर 2 ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। हेडिंग डालिए एप्लीकेशन नंबर 2 ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ कॉलन, एप्लीकेशन नंबर 2 ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, शॉर्ट में ACL लिख सकते हैं आप। कॉलन, कॉलन मतलब 2 बिंदी। ठीक है, डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी inside the core of, derivation for the expression of magnetic field intensity inside the core of current carrying toroidal solenoid और टोरॉइड, बात एक ही होती है। 3 नाम है, सुन लीजिए, टोरॉइडल सोलेनॉइड, एंडलेस सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। 3 नाम है, 3 में से आपको जो अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन द कोर ऑफ करंट कैरिंग टोरॉइडल सोलेनॉइड
और टोरॉइड और एंडलेस सोलेनॉइड। लिख लिया? चलिए, तो मुझे पता है कि अभी बहुत लोगों को टोरॉइड के बारे में नहीं पता है, तो सबसे पहले तो कंसीडर द सिचुएशन, ध्यानपूर्वक देखें। टोरॉइडल सोलेनॉइड का जो नाम है, हमने तीनों नाम इसीलिए बता दिए क्योंकि आपको इससे ज्योमेट्री का अंदाजा लग जाएगा अगर आपको तीनों नाम पता है। इट इज अ एंडलेस सोलेनॉइड। एंडलेस किसमें एंड नहीं होता? जो गोल होता है उसमें एंड नहीं होता। आई बात समझ में? तो टोरॉइडल सोलेनॉइड की खास बात यह है कि इसका जो कोर होता है, समझ रहे हैं, इसका जो कोर है ये बात, ठीक है, जो कोर होता है वो रिंग के शेप में होता है, मतलब एक हवा भरे ट्यूब जैसा मान सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें जो तार लपेटा जाता है वो बिल्कुल वैसे ही लपेटा जाता है जैसे सोलेनॉइड में लपेटा गया था, ऐसे 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 ऐसे, समझ रहे हैं? इसमें करंट की व्यवस्था कर दी जाएगी, सेल लगाओ चाहे बैटरी, करंट आ जाएगा इसमें। चलो मान लो करंट आया ऐसे, तो ये करंट ऐसे जाएगा, है ना, ऐसे होते हुए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ करंट को, ठीक। तो जा पूरा ऐसे रहा, बना यहाँ पे रहा, क्योंकि बीच में हमें काफी कुछ लिखने की जगह चाहिए, समझ गए? तो तीन जगह हैं बेटा, एक जगह है इंटीरियर, एक है एक्सटीरियर और एक है कोर, ठीक है। तो मैं क्लियर कर देता हूं, ये हिस्सा बाहर का एक्सटीरियर होता है। बाहर एक्सटीरियर वाले हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है, ठीक है। इंटीरियर वाले हिस्से में कितनी होती है? जीरो ही होती है, ठीक है। हमने कल भी जब आपको टोरॉइड वो लो वाला सोलेनॉइड पढ़ाया तब भी हमने बस क्या बताया था, वाइंडिंग्स के अंदर ही फील्ड है, वाइंडिंग्स के बाहर फील्ड नहीं है। तो वाइंडिंग्स के अंदर यानी कोर में फील्ड है, कोर के बाहर फील्ड नहीं। अब मान लेते हैं मुझे इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना था जिसका रेडियस यहां से हम जितना ले लेते हैं, दिस इज O पॉइंट। बात समझ में आ गई? अब हम हमेशा की तरह क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है उस पॉइंट को लेते हुए एक लूप बना देंगे। गलत कह रहे हैं? फिर क्या करते हैं, इसके बाद एक छोटा सा सेगमेंट कट करते हैं, राइट। कितनी लेंथ का? डीएल लेंथ का। इस डीएल की इस डायरेक्शन किधर बनाई जाती है? इधर मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका यहां भी वही है, क्या? करंट की डायरेक्शन में ग्रिप कर लीजिए, ठीक है। अगर आप देखें तो हम ऐसे ग्रिप करेंगे इसको, राइट, ऐसे करंट जा रही ना, राइट। तो जब ऐसे ग्रिप करेंगे तो मींस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, तो डीएल की डायरेक्शन भी ली जाएगी लाइक। आई बात समझ में? क्लियर? समझ गए? बस अब कुछ नहीं करना है खास, एम्पियर सर्किल लॉ लगा दीजिए। बाय एम्पियर सर्किल लॉ, इसका डेरिवेशन सोलेनॉइड से आसान है, कारण सोलेनॉइड में जो लूप बनाया था उसमें 4 साइडें थी, याद है? यहां पे क्या है? एक सिंगल लूप है। शुरू करें तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किल लॉ लाइन इंटीग्रल B डॉट dl बराबर म्यू नॉट I नेट होता है, ठीक है। इसको ओपन करोगे डियर तो B इंटू DL इंटू कॉस थीटा बराबर म्यू नॉट और नेट करंट कितनी हो गई? NI। क्यों? क्योंकि लेट N इज नंबर ऑफ टर्न्स, समझ गए?
तो मैंने कहा था ना कि जितने फेरे हो जाते हैं तार के, करंट का असर उतने गुना हो जाता है। अगर करंट 1 ही एम्पियर है लेकिन फेरे 10 हो गए तो करंट का असर 10 एम्पियर के बराबर हो जाता है। बाकी थीटा 0 है जैसा कि हमने यहाँ बताया आपको, देखिए बी भी उधर ही है, डीएल भी उधर ही, थीटा 0 है तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और हमेशा की तरह बी बाहर आ जाएगा, बचेगा डीएल बराबर म्यू नॉट एन आई। अब इसका मतलब ये शायद तीसरी चौथी बार आ रहा है इस चैप्टर में, इंटीग्रल डीएल। इंटीग्रल डीएल मतलब डीएल 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 डीएल, सारे डीएल जुड़ के क्या बन जाएगा? सर्कमफ्रेंस। इस एम्पियर्स लूप का लिख दे रहा हूं, एम्पियर्स लूप। ठीक है, समझ जाओगे कि मैं लिख दूं यहां पे अलग से, दिस इज सर्कमफ्रेंस, राइट? तो b इंटू 2 पाई आर रेडियस थी, तो म्यू नॉट एन आई, तो b इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट एन अपॉन 2 पाई आर इंटू आई। यहां पर हम लोग इसको स्मॉल एन कहते हैं, नहीं समझे? दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, मतलब वहां भी यही कहा गया था स्मॉल एन को, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, सोलेनॉइड में भी, लेकिन वहां पे इसका फॉर्मूला n अपॉन एल था, लेकिन अगर आप टोरॉइड कर रहे हैं तो फॉर्मूला n अपॉन 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो b बराबर इस प्रकार से आ गया म्यू नॉट एन आई। तो इत्तेफाक से फॉर्मूला दोनों का सेम है। एक और बात बताना चाहता हूं, यहां पे आप स्मॉल आर, कभी कभी क्या होता है लोचा हो जाता है, इंटरनल रेडियस दी जाती है और एक्सटर्नल रेडियस दी जाती है, आर नहीं दिया जाता। ठीक है, तो यहां हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि अगर ऐसा हो तो हमेशा a प्लस बी बाय 2 करके आर निकाल लेना। नहीं समझे? यानी इंटरनल रेडियस प्लस एक्सटर्नल रेडियस का एवरेज कर देना तो आर आ जाएगा। ठीक है, नोट करिए, हेडिंग डालिए, मेथड ऑफ फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ magnetic field intensity, method of finding direction of magnetic field intensity inside the core of current carrying toroid, inside the core of current carrying toroid। तो इसका भी मेथड वही है, मैंने बता ही दिया, बीच में एक्सप्लेन भी किया। देखिए, इफ वी ग्रिप द toroid if we grip the core of the toroid in our right hand, if we grip the core of the toroid in our right hand along the direction of current, then the stretched thumb of right hand, will represent the direction of magnetic field intensity in the core of current carrying toroid।
ठीक है, अलग से डायग्राम बनाने की इसमें जरूरत है नहीं, बस आपने बीच में ही समझ लिया है ना, ठीक है।